एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की क्लास 9 की फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम स्टडी कर चुके थे और मोमेंटम के बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो जो है हमारा टॉपिक है वो है इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। एक्चुअल में इम्पल्स होता क्या है तो उसके बारे में हम सबसे देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन लेवल का आप देखिए इम्पल्स क्या होता है। इन प्रीवियस आर्टिकल वी लर्न दैट द मूविंग बॉडी हैज़ मोमेंटम। मैंने मोमेंटम आपको पढ़ाया था। मोमेंटम क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो अगर उसकी वेलोसिटी के साथ आप उसके मास को भी इंक्लूड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। एंड दैट ऑन इफेक्ट अ फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप। और उस मोमेंटम को रोकने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक फोर्स चाहिए होता है। इट इज़ अवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट अ स्मॉलर फोर्स टेक मोर टाइम टू स्टॉप द बॉडी। ये आपको पता ही है कि अगर एक आप स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, वेयर एज अ बिगर फोर्स डज द सेम लेसर टाइम। जबकि एक बिगर फोर्स अगर आप लगाएंगे तो उसके अंदर बहुत कम टाइम लगेगा। भाई कहने का मतलब ये है, अगर आप बहुत धीरे फोर्स लगाएंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में कम टाइम मिलेगा। ये आपको पता ही है, ये आप ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ न्यू क्वांटिटी फोर्स इनटू टाइम। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आप ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं कि कितना आपने फोर्स लगाया और कितने टाइम में वो मूव हो रही है, ठीक है। तो फोर्स और टाइम, तो इन फोर्स और टाइम को इक्वेट करके एक नई क्वांटिटी बनाई गई जिसे बोलते हैं हम इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो कहने का मतलब ये है कितना फोर्स आपने अप्लाई किया है और कितना टाइम उसमें रिक्वायर्ड हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा इम्पल्स का मतलब क्या? फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है एक तरीके से। तो देखिए अब डेफिनेशन में चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द टाइम। कहने का मतलब क्या है? उस चीज़ का प्रोडक्ट, किस चीज़ का? एक तो अप्लाइड फोर्स एंड द टाइम, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको क्या देगा? इम्पल्स। क्या देगा? इम्पल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स ऑफ द फोर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आई। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई सिंबल से, ठीक है। तो अगर हम बोलें तो आई फोर्स कितना हो जाएगा आपका? फोर्स एफ इंटू टाइम, ठीक है। फोर्स इंटू टाइम, तो आई फोर्स कितना हो जाएगा? एफ इंटू टी, ठीक है। तो ये हुई हमारी इम्पल्स की डेफिनेशन, आई इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम। अब देखिए अगर आप फोर्स ज़्यादा होगा तो टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को मूव करने में, वो क्या लगेगा? कम। और अगर फोर्स कम होगा तो जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ आप रिलेट कर पा रहे हैं आपस में एक दूसरे से, फोर्स और टाइम से। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इस केस के अंदर वो इम्पल्स होगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वो भी इम्पल्स होगा। तो इम्पल्स बेसिकली फोर्स और टाइम दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ओके, तो देखिए ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं हम इसकी। तो ऐसा यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन इंटू सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गई इसकी? न्यूटन इंटू सेकेंड। और CGS यूनिट की बात करें तो CGS होता है क्या? सेंटीग्राम और सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो फोर्स की CGS में यूनिट क्या होती है आपको याद हो तो मैंने बताई थी? डाइन, ठीक है। और टाइम की क्या हो गई? सेकेंड। तो जो यूनिट हो गई वो क्या होगी? डाइन इंटू सेकेंड। क्या हो गया? डाइन इंटू सेकेंड। एक बार मैं वापस दे रहा हूँ उसको, डाइन इंटू सेकेंड, DYN, डाइन। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो यूनिट क्या होगी? डाइन इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई, या डैश करके भी लिख सकते हैं आप, डाइन इंटू सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं डैश करके, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ऐसा यूनिट। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इम्पल्स का मतलब क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स, ठीक है। अब हम इम्पल्स और मोमेंटम, ये जो नए कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। इम्पल्स और मोमेंट जो हमने पढ़ा है इन दोनों में हम कुछ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए हमने क्या लिखा था, जैसे कि मोमेंटम, जस्ट एन एग्जांपल, किसी ऑब्जेक्ट का पहले फाइनल मोमेंटम है P2, इनिशियल मोमेंटम है P1, और रेट क्या होगी? यही आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने बताया था आपको। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट मतलब टाइम, और चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसी को हम क्या लिखते हैं? mv, और इसी को क्या लिखते हैं हम? mu। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो ये हुआ आपका P2 हुआ फाइनल मोमेंटम, P1 हुआ इनिशियल मोमेंटम। तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो F इक्वल्स टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T, ये हमें पता है।
अगर आप इस टी को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या फॉर्मूला बन के आएगा आपके पास, एफ इंटू टी इक्वल्स टू P2 माइनस P1, ये आपके पास फॉर्मूला बन के आएगा नया। ठीक है, आपने क्या करा, टी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू टी इक्वल्स टू P2 माइनस P1। अब ये एफ टी क्या होता है अभी हमने देखा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ये मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करना दिखाया, ये देखिए आप, यहाँ आपको गिवन भी है पूरा कंप्लीट फॉर्मूला, ये देखिए आपको फोर्स गिवन है यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ये ना, और फिर एफ टी आपने निकाला P2 माइनस P1, सेम मैंने निकाला। एफ टी को क्या बोलते हैं हम, इम्पल्स बोलते हैं, देखिए इम्पल्स आ जाएगा, और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो एक तरीके से इम्पल्स की एक और डेफिनेशन आ गई क्या, कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इम्पल्स। तो देखिए इम्पल्स की दो डेफिनेशन हो गई, एक तो क्या हो गया एफ इंटू टी, और दूसरा क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हो गई। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ एफ इंटू टी और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जो आपने फोर्स अप्लाई किया उसके कारण से मोमेंटम जनरेट हुआ है, और कितने टाइम में हुआ है। ठीक है, इसलिए आप बोल सकते हैं। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड इम्पल्स इक्वेशन और मोमेंटम इक्वल्स थ्योरम। आपको ध्यान रखना है, इस इक्वेशन हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम, क्या बोलते हैं, मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम। इट हैज़ एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन अवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो क्या है इसका नेम, मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, क्या बोलते हैं इसको, मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम। आगे चलते हैं, आगे देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स इक्वेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर इम्पल्स की कुछ एप्लीकेशन है, इसके बेसिस पर आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट है कैचिंग द बॉल बाय क्रिकेटर। अगर आप देखें तो एक बॉल क्रिकेटर जो होता है अपने बॉल कैसे कैच करता है, वो अपने हैंड्स को बॉल की डायरेक्शन के साथ क्या करता है, पीछे की तरफ डायरेक्शन में लेता है। इस तरह से देखिए आप, पहले ये हैंड्स के यहाँ होता है, बॉल यहाँ कहीं होती है, ये बॉल की डायरेक्शन अपने हैंड्स को भी मूव करता है पीछे की तरफ। ठीक है, और इस तरह से कैच पकड़ता है। ठीक है, देखिए, वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल द प्लेयर मूव हिज हैंड बैकवर्ड। तो जब भी एक फास्ट मूविंग बॉल आएगी तो जो प्लेयर होगा वो क्या करेगा, अपने हैंड को पीछे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। आफ्टर कैचिंग द बॉल, बॉल को कैच करने के बाद क्या करेगा, अपने हैंड्स को पीछे की तरफ मूव करेगा। बाय मूविंग हिज हैंड्स द क्रिकेटर इंक्रीज द टाइम। अब एक्चुअल में इसने पीछे मूव क्यों किया है, क्योंकि इसने क्या करा, उस बॉल को पकड़े रखने के टाइम को इंक्रीज कर दिया है। क्योंकि अगर एक तो एग्जैक्ट वो यहाँ कैच करता तो टाइम, जैसे एग्जाम्पल 1 सेकेंड होगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर आए तो टाइम 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और यहाँ के 5 सेकेंड हो गया। तो इसने क्या करा, एक तरह से टाइम को इंक्रीज किया, टाइम को क्या करा है, इंक्रीज किया। क्यों, देखिए आप, अब ये जो बॉल आ रही है तो ये आपके ऊपर, हैंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। तो अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया कि फोर्स अगर ज़्यादा तो टाइम क्या था, इम्पल्स में कम, और फोर्स अगर कम तो टाइम क्या था, ज़्यादा। तो देखिए, अगर अब मैं इसको आप टाइम के रेस्पेक्ट में देखिए, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आपने बॉल को सडनली यहीं कैच कर लिया फर्स्ट पॉइंट पर, तो टाइम क्या है आपके पास, लेस। तो आपके हैंड के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। तो मे बी आपको इंजरी के चांसेस हैं, और मे बी बॉल आपके हैंड में ग्रिप ना हो, मे बी बॉल आपके हैंड में ग्रिप ना हो। ठीक है, आपके हैंड पे जंप करके वापस नीचे गिर जाए बॉल। ठीक है, अब आपने क्या करा, जस्ट एग्जांपल आपने यहाँ करा, इस हैंड को पीछे मूव करते हुए यहाँ सेकंड पोजीशन पे आया। तो आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक मूव होने में, फर्स्ट से सेकंड पॉइंट मूव होने में आपने क्या करा, टाइम को इंक्रीज कर दिया। क्या इंक्रीज कर दिया, टाइम को इंक्रीज कर दिया। तो टाइम को इंक्रीज करा तो फोर्स क्या हो गया, कम। टाइम को अगर आपने इंक्रीज करा तो फोर्स क्या हो गया, कम। अगर फोर्स कम हो गया तो आप इजीली कैच कर पाएंगे, कैच कर पाएंगे, इंजरी आपको कम होगी, और क्या होगा, बेसिकली आप बॉल को इजीली ग्रिप कर पाएंगे। तो ये होप ऑब्जर्वेशन से समझ में आपको क्या है। अब देखिए थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं। देखिए, एज अ रिजल्ट ही हैज़ टू अप्लाई अ स्मॉल फोर्स ऑन द बॉल। In reaction, the ball also applies lesser force and the hands of the player are not injured। मैं बता आपको, बॉल क्या करेगी, आपके ऊपर फोर्स लगाएगी, और उसके रेस्पेक्ट में आप भी उस पर फोर्स लगाएंगे। तो अगर आप टाइम को इंक्रीज कर देते हैं तो आपके हैंड्स क्या होंगे, इंजरी नहीं होगी आपके हैंड्स में। आगे देखिए, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, जंपिंग हैप ऑन ऑफ स्टैंड, जंपिंग ऑन हैप ऑफ स्टैंड। ठीक है, if someone jumps from a height of a heap of sand, below his feet move inside the sand very slowly, his momentum change slowly, requiring a lesser force of action from the sand।
अगर आपने किसी को सैंड में कभी जंप करते हुए देखा हो तो क्या होता है, हमारे लेग्स जो होती है वो क्या होती है, सैंड के अंदर चल जाती है। द मैन इज़ नॉट इंजर्ड। ठीक है, अगर आप देखें तो स्लोली वो क्या होता है, फोर्स कम लगता है एक्शन, और वो क्या होता है धीरे धीरे अंदर जाता है सैंड के। ठीक है, तो उससे क्या होता है, फोर्स नहीं लगता। ठीक है, मतलब इंजरी नहीं होती। जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा जंपिंग डाउन ऑफ अ पैसेंजर फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन और बस। ठीक है, अगर एक कोई पैसेंजर जंप करता है तो ट्रेन और बस से, ये आपको मैंने पहले भी समझाया था। तो अगर आप बस के साथ या ट्रेन के साथ क्या करते हैं, उसके डायरेक्शन में अगर आप नीचे जंप करते हैं तो आपको क्या होता है, बेसिकली आप इंजरी नहीं होती। बट अगर आप डायरेक्टली जंप कर जाते हैं तो क्या होता है, बेसिकली आपको इंजरी फील होती है। तो देखिए क्या है, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन और अ बस हैड मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक मोमेंटम होगा। व्हेन द जंप डाउन एंड स्टैंड्स ऑन प्लेटफॉर्म और रॉड, हिज मोमेंटम बिकम जीरो। तो जब वो जंप करेगा तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जबकि जब वो उसमें मूव कर रहा था बस में तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम था। इफ ही जंप्स डाउन सडनली फ्रॉम द मूविंग ट्रेन और बस एंड ट्राइज टू स्टैंड ऑन हिज फीट, जब वो क्या है, मूविंग बस से नीचे जंप करके अपने फीट पे स्टैंड करने की कोशिश करता है, हिज बॉडी विल फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो उसकी बॉडी क्या करती है, आगे की तरफ फॉल करती है। ठीक है, क्यों, इनर्शिया ऑफ मोशन की तरह। आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था ये कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठे हैं और वो मूव कर रहा है तो हमारी बॉडी भी मूव करती रहेगी। ठीक है, जब तक कि हम कोई फोर्स अप्लाई करके उसको रोके ना। अब आप क्या करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट से जस्ट सडनली स्टेशनरी कंडीशन या रेस्ट कंडीशन में जाते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसमें क्या होता है, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फॉल फील होता है। क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फील होता है। क्यों कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ही इज़ एडवाइज टू रन ओवर सम डिस्टेंस। तो इसलिए क्या करते हैं कि प्लेटफॉर्म पे या बस से उतरते टाइम क्या होता है, बोला जाता है कि आपको बस या जो ट्रेन है उसके डायरेक्शन में थोड़ी डिस्टेंस पे क्या करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, ताकि क्या कर सके आप एक मोमेंटम को थोड़ा स्लो डाउन कर सकें। ठीक है, क्योंकि ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है आप उसको थोड़ा रन करते हो, आप जब उतरेंगे तो थोड़ा रन करेंगे तो आप अपने मोमेंटम को स्लोली स्लो करेंगे। अब एक सडनली आप जीरो करेंगे तो क्या होगा, आपको आगे की तरफ क्या होगा, फॉल फील होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिसमें एग्जांपल आप बस के साथ मूव कर रहे हैं, ट्रेन के साथ मूव कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी 10 मोमेंटम है। अब आप डायरेक्ट 10 से 0 पे जाएंगे अगर मोमेंटम, तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, फॉल फील होगा। बट आप रनिंग करेंगे तो 10 से आप क्या जाएंगे, 9, 8, ठीक है, फिर 5, 4, 3 इस तरह जाएंगे और फिर 0 होगा। तो थोड़ी आप रनिंग करेंगे तो क्या होगा, आपने अपने मोमेंटम को थोड़ा स्लो डाउन किया है। बट आप सडनली जंप कर जाएंगे तो आपने क्या किया, जस्ट मोमेंटम आपने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो जस्ट मोमेंटम जीरो करने पर क्या होता है, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा वो क्या कहता है, देखिए आप, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा स्प्रिंग इन व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल्स के अंदर जो स्प्रिंग होती है, द व्हीकल्स आर फिटेड विद स्प्रिंग टू रिड्यूस द हार्डनेस ऑफ शॉक। शॉक से बचने के लिए स्प्रिंग लगाई होती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा आपकी सीट्स वगैरह जो होती हैं बाइसिकल्स में, उनके अंदर क्या होते हैं, स्प्रिंग्स लगी होती है ताकि आपको शॉक से बचाया जा सके। तो वैन व्हीकल्स मोर ओवर एन अनइवन रोड, ये मोर नहीं, ये मूव है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। ठीक है, ये मोर नहीं के मूव होगा यहाँ पर। When vehicles move over an uneven road, they experience impulse exerted by the road। तो रोड क्या करती है, उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है टाइम के साथ साथ। क्यों, क्योंकि जैसे कि आपके बहुत सारे खड्डे होंगे तो आपका जो होगा टायर, रोड जबकि बाइसिकल का या व्हीकल का टायर वो बार बार उसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा। तो उस फोर्स को एक्सर्ट को ड्यूरेशन को कम करने के लिए, ठीक है, अब क्या करते हैं, स्प्रिंग को यूज़ करते हैं। द स्प्रिंग इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स के ड्यूरेशन को बढ़ा देगा। देखिए कैसे, फोर्स अप्लाइड हुआ नीचे से आपके, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर स्प्रिंग नहीं है तो आपको 10 का 10 फोर्स फील होगा। ठीक है, क्योंकि वो टी टाइम पर डायरेक्टली आपको फील हो रहा है। तो टी बराबर 1 सेकंड हम मान लेते हैं, 1 सेकंड के अंदर, मतलब नीचे स्प्रिंग व्हीकल के टायर से आप तक पहुंचने के लिए क्या हो, 1 सेकंड, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा वो फोर्स फील होगा। ठीक है, शॉक लगेगा। बट अगर आपने अगर दिया यहाँ स्प्रिंग यूज़ कर दी बीच में, आप देखिए यहाँ पर व्हीकल में, तो देखिए अब जैसे फोर्स अप्लाइड हुआ तो सेम फोर्स अप्लाइड हुआ 10, बट एक्चुअल में क्या है कि पहले ये फोर्स डायरेक्ट सीट से आपको डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा था। अब क्या होगा, ये फोर्स पहले स्प्रिंग में जाएगा, तो स्प्रिंग में जाएगा तो बेसिकली फोर्स क्या होगा, इस तरह से मूव करेगा स्प्रिंग के अंदर, ये यूँ मूव करेगा, यूँ मूव करेगा, यूँ मूव करेगा, फिर आपके पास पहुंचेगा। तो जो फोर्स को टाइम पर टी 1 सेकंड लग रहा था, अब फोर्स को मे बी कितना लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ टाइम क्या है, कम, तो जो फोर्स का इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर वो क्या होगा, ज़्यादा, मतलब आपको शॉक ज़्यादा लगेगा। बट अगर आपने स्प्रिंग यूज़ कर दी, तो अब जो टाइम हो गया वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जो फोर्स आपको फील होगा वो क्या होगा, कम फील होगा।
समझ में आ रहा है आपने इम्पल्स को कैसे यूज़ किया हमने, तो इस तरह से यूज़ किया है। तो टाइम और फोर्स को रिलेट करके हम इस तरह से कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं और डेली लाइफ में फिजिक्स को यूज़ करके इक्विपमेंट्स को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रिंग इन सीड्स। सीड्स के अंदर जो स्प्रिंग्स लगी होती है सेम यही कॉन्सेप्ट होती है। सॉफ्ट मटेरियल इन पैकिंग, पैकिंग के अंदर अगर हम सॉफ्ट मटेरियल्स को यूज़ करते हैं वो भी सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को आप पढ़ के देखिएगा, इनमें कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछेगा। कौन से लास्ट वाले पॉइंट जो है स्प्रिंग्स इन सीड्स, सॉफ्ट मटेरियल्स इन पैकिंग और ये एथिक्स। ठीक है, इनको पढ़ के देखिएगा, इनमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा। बाकी सारा मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कौन सा पूरा एग्जाम्पल से आपको गिवन है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इम्पल्स ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट और कॉलिजन। जब भी कोई सडन कॉलिजन होता है या इम्पैक्ट होता है फोर्स का, तब इम्पल्स क्या होता है। देखिए, द इम्पल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम। ये हम देख चुके हैं कि अगर किसी भी फोर्स के अंदर इम्पल्स जनरेट है तो वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम। अभी हमने देखा था एफ इंटू टी इक्वल टू पी टू माइनस पी वन। एफ इंटू टू क्या है, इम्पल्स, और पी टू माइनस पी वन क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। ठीक है, वी नो एफ टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। पी टू माइनस पी वन था तो पी टू को जगह कर दिया एम वी, पी टू माइनस पी वन था, अभी ऊपर देखा था हमने, अभी ऊपर फॉर्मूला डिराइव किया हमने। ठीक है, एफ टी इक्वल टू पी टू माइनस पी वन, तो पी टू की जगह क्या आ गया, एम, पी टू की जगह क्या आ गया, एम वी। मोमेंट मास तो सेम होगा और वी फाइनल वेलोसिटी, और पी वन की जगह क्या आ जाएगा, मास सेम होगा और इनिशियल वेलोसिटी यू, तो उसकी जगह क्या होगा, आपने ये रख दिया। ठीक है, देयरफॉर मैक्सिमम फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इम्पल्स डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में आप दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इम्पल्स ज़्यादा जनरेट हो, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर। इफ टाइम इज शॉर्ट, द फोर्स रिक्वायर्ड इन गिवन इम्पल्स और द चेंज इन मोमेंटम इज अ लार्ज एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है, अगर टाइम कम है तो फोर्स आपको इम्पल्स ज़्यादा जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा, और सेम इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। क्या, अगर फोर्स क्या है आपका, सॉरी टाइम क्या है, ज़्यादा है, तो इम्पल्स जनरेट करने के लिए आपको फोर्स क्या चाहिए होगा, कम। ये मैंने बता दिया, सेम वही स्टेटमेंट रिपीट किया इन्होंने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला से रिलेशन बताया ना कि टाइम ज़्यादा तो फोर्स कम तो टाइम ज़्यादा तो इम्पल्स किस तरह से डिपेंड करेगा, तो वो सेम चीज़ को एक्सप्लेन किया इन्होंने वापस, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया सारा। तो होप ये इम्पल्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ तक हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।